हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम चैनल। यार आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। ये DSSS ने सिलेबस रिलीज किया था। इसमें मैं सारे टॉपिक लगभग करा चुका हूँ। 3 टॉपिक रह गए हैं, एक मेमोरी मैनेजमेंट, एक फाइल मैनेजमेंट और एक डिवाइस मैनेजमेंट। जिसमें से अभी जो आप पढ़ रहे हैं क्लास में वो पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन 3 पे स्टार लगा रहा हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और ये डिवाइस मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से 10 सवाल आने हैं ना, तो इन तीनों से मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन तो इन्हीं 3 टॉपिक से आएंगे, जिनके आगे मैंने स्टार लगाया। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार जो तुम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो उसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं बूटिंग। अगर तुमने कल कंप्यूटर बंद किया और तुम आज स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको तो कहेंगे कोल्ड बूटिंग। कि जब तुम कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट कर रहे हो। और वार्म बूटिंग क्या होता है, अगर मैं रीस्टार्ट करूं कंप्यूटर को आज ही, तो इसको कह देते हैं वार्म बूटिंग। अब जब भी हमने बूटिंग करी ना, यानी हमने अपने लैपटॉप में पावर बटन को दबाया, तो सीपीयू क्या करता है। सीपीयू दो काम करता है। सबसे पहले तो सीपीयू एक BIOS होता है, बायोस। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जब भी हम पावर ऑन करी, जब भी हमने बूटिंग करी, तो सीपीयू सबसे पहले बायोस के पास जाता है और इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है POST, जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, ये POST चेक करता है कि सारे हार्डवेयर कंपोनेंट जितने भी लगे हुए हैं, जो मदरबोर्ड के इनसाइड हैं, वो सारे ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे। इसका मैं वर्क लिख देता हूँ। इसका वर्क है टू चेक whether hardware components hardware components inside motherboard are working or not। ठीक है। सबसे पहले हमने बूटिंग करी, यानी हमने अपने उसको नॉर्मली स्टार्ट किया। जब तुमने अपने पीसी को या फिर लैपटॉप में पावर बटन दबाया, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सीपीयू देखता है, सीपीयू जाता है बायोस के पास। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। इसके अंदर एक सब प्रोग्राम होता है पोस्ट नाम से, जिसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पोस्ट वाला क्या करता है, पोस्ट चेक करती है कि सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जितने भी तुम्हारे मदरबोर्ड के साथ लगे हुए हैं, वो सारे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम हो गया। उसके बाद एक सेकंड चीज क्या करती है, सेकंड चीज होती है, वो होती है बूटस्ट्रैप लोडर। या इसको तुम बूट लोडर भी कह सकते हो, बूटस्ट्रैप लोडर या बूट लोडर। ये क्या काम करती है, इट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। अब ये जो बूट लोडर है ना, ये क्या काम करती है, ये जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, उसको वो रैम में ले आती है। मान लो ये तुम्हारी रैम है, इसमें वो ये बूट लोडर क्या करेगी, इसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में ले आएगी। अब देखते हैं कि ये मेन मेमोरी होता क्या है जो मैं बोल रहा हूँ। मेन मेमोरी इज अ प्लेस वेयर प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन आर केप्ट व्हेन प्रोसेसर इज एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग देम। अभी हमने जब प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें मैं कह रहा था कि जो जो जितने भी प्रोसेस हैं उनको वो मेन मेमोरी में लाता है। अब मेन मेमोरी में लाने का फायदा क्या होता है यार, अगर तुम देखो कि सीपीयू की जो स्पीड होती है ना, सीपीयू बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। मतलब सीपीयू की स्पीड ना बहुत तेज होती है, पर जो हमारा हार्ड डिस्क होती है ना, उसकी स्पीड होती है धीरे धीरे। अगर ये एक एक सेकंड में अगर ये 10 चीजें करता है, 10 चीजें की क्षमता रखता है, 10 टास्क को करने की, तो हार्ड डिस्क पता है क्या करेगा, हार्ड डिस्क सिर्फ इसको दो ही चीज भेज पाएगा। तो ये खाली बैठा रहेगा, पर हम चाहते हैं कि कभी भी सीपीयू खाली ना बैठा रहे। तो इसलिए मेन मेमोरी का कंसेप्ट आया। मेन मेमोरी ये कहती है कि सीपीयू के पास लगती है। एक तो बिल्कुल सीपीयू है यहाँ पे ना, यहाँ पे लगा देंगे रैम। मेन मेमोरी मतलब रैम मान लो तुम। यहाँ पे लगा देंगे रैम, और इससे फिर कनेक्ट होगी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से कोई भी प्रोग्राम आएगा रैम में, कोई भी प्रोसेस आएगा रैम में, फिर उससे क्या होगा कि वो सीपीयू के बिल्कुल पास में लगी हुई है ना, तो सीपीयू इससे जल्दी जल्दी लेता रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस दे, नेक्स्ट प्रोसेस दे, नेक्स्ट प्रोसेस दे। इसलिए इससे सीपीयू खाली नहीं बैठेगा। अब पढ़ते हैं मेन मेमोरी होता क्या है। मेन मेमोरी इज एसोसिएटेड विद प्रोसेसर, सो मूविंग इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन
इन एंड आउट ऑफ द प्रोसेसर इज एक्सट्रीमली फास्ट। यही हमने देखा कि मेन मेमोरी बहुत फास्ट होती है, जिससे सीपीयू और इसकी स्पीड लगभग मतलब सीपीयू खाली नहीं बैठता, सीपीयू को ये टास्क अगला देता रहता है। और मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम जो रैम लिखते हैं उसी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, इसी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और ये वॉलेटाइल होती है। इसका वॉलेटाइल होने का मतलब पता है क्या है? वॉलेटाइल होने का मतलब ये है कि अगर तुम कंप्यूटर चला रहे हो, पीसी चला रहे हो और एकदम लाइट चली गई, ठीक है, पावर, तो जो भी इसके अंदर सामान था ना, मतलब जो भी इसके अंदर चीजें लोडेड थी, जो हार्ड डिस्क से आई थी, वो सारी लॉस्ट हो जाएंगी। यानी द रैम लूजेस इट्स डाटा व्हेन पावर इंटरप्शन अकर्स। जब भी पावर की इंटरप्शन अकर होगी, तो ये अपने अपना डाटा जो होगा वो लूज कर देगी। ये वॉलेटाइल होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं अपना टॉपिक जो कि है आज का, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, मेमोरी की मैनेजमेंट करनी। हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन द पार्ट ऑफ मेमोरी। अभी मैंने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस जो था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में ला रहा था। ठीक है, और रैम में सिर्फ एक, रैम में क्या क्या होता है? रैम में सबसे पहले तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे तुम्हारा कंप्यूटर वर्क करेगा। और बाकी रैम में खाली जगह होती है, जिससे बाकी प्रोसेस भी आ सके रैम के अंदर, जो सीपीयू को चाहिए होते हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या कहती है? मेमोरी मैनेजमेंट ये कहती है द टास्क ऑफ सब डिवाइडिंग द मेमोरी अमंग डिफरेंट प्रोसेस। ये मेमोरी को सब डिवाइड करना, मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, हर एक प्रोसेस के, अमंग हर प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए मेमोरी को छोटे छोटे भागों में बांटना, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। यानी मेमोरी का मैनेजमेंट करना, कि मेमोरी को कैसे मैनेज करें कि सारे टास्क को जगह मिल जाए रैम में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट इज अ मेथड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज ऑपरेशंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। यही है कि डिस्क की स्पीड होती है बहुत कम और सीपीयू की स्पीड होती है ज्यादा। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट डिस्क से डाटा लाता है रैम के अंदर। द मेन एम ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू अचीव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट का मेन एम है कि हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी अचीव कर सकें। अब मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड क्यों है? सबसे पहले तो किसी भी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट चाहिए। और जब वो प्रोसेस पूरा हो जाए, तो उसके जो उसको मेमोरी दी थी वो उससे वापस खींचने के लिए भी मेमोरी मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। किसी भी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना या डी एलोकेट करना, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट की हेल्प से करते हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? टू कीप ट्रैक ऑफ यूज्ड मेमोरी स्पेस बाय प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कितनी स्पेस ले रहा है, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट ही देखती है। टू मिनिमाइज फ्रेगमेंटेशन इश्यूज, ये अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आखिरी में जाके कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन मैं बता देता हूँ कि अभी मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी तुम्हें चैप्टर के एंड में जाके समझ आ जाएगा। कि हम चाहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, मान लो कि खाली स्पेस होता है, कि जो स्पेस वेस्ट हो जाती है ना, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और हम चाहते हैं कि लीस्ट से लीस्ट स्पेस वेस्ट हो, हम नहीं चाहते कि कोई भी मेमोरी वेस्ट हो हमारी। और मेमोरी मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड होती है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। इसलिए रिक्वायर्ड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऐसे रिक्वायर होती है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस रैम में आ सके। ऐसा ना हो कि रैम में जगह भी हो पर फिर भी प्रोसेस नहीं आ पा रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि मेमोरी को वो अच्छे से मैनेज करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस रैम में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वैपिंग क्या होता है? अब एक टर्म आती है स्वैपिंग, जब भी एक प्रोसेस मेन मेमोरी से ये है हार्ड डिस्क, ठीक है, और ये है रैम। सबसे पहले तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होएगा, बाकी सारी जगह पड़ी है प्रोसेसेस के लिए। जब भी प्रोसेस को जब भी प्रोसेस रैम से, जब इसका काम हो जाए, कोई भी प्रोसेस का काम हो जाए, यहाँ पे P1 प्रोसेस है, इसका काम हो गया, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया। जब भी इसका काम हो जाए और इसको भेजना हो हार्ड डिस्क में दोबारा कि भाई तेरा काम हो गया, अब औरों को आने दे, तो इसको कहते हैं स्वैप्ड आउट। और जब भी कोई प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में लाना हो, कि जिसकी बारी आने वाली हो, उसको कह देते हैं स्वैप इन, इसको कहते हैं स्वैपिंग। अब व्हेन अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इट मस्ट रिजाइडेड इन मेमोरी। जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, मानी जब भी प्रोसेस सीपीयू के पास जाना होता है, वो पहले हमेशा रैम के अंदर आता है, तभी उसके बाद वो सीपीयू के पास जाता है। अब स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि किसी भी प्रोसेस को किसी भी प्रोसेस को हार्ड डिस्क में भेजना मेन मेमोरी से, या फिर
मतलब हार्ड डिस्क से रैम में भेजना या फिर रैम से हार्ड डिस्क में भेजना, इसको कहते हैं स्वैपिंग। ये क्या होता है, जब भी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया और लो प्रायोरिटी प्रोसेस रैम में बैठा है, अगर मान लो रैम में कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस बैठा है और हार्ड डिस्क से कोई हाई प्रायोरिटी आना चाहता है प्रोसेस, तो ये लो प्रायोरिटी वाला दोबारा हार्ड डिस्क में चला जाएगा और जो हार्ड डिस्क में हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पड़ा है वो आ जाएगा रैम में। जब भी रैम से हार्ड डिस्क में जाना हो या हार्ड डिस्क से रैम में जाना हो, इसको कह देते हैं स्वैपिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेमोरी मैनेजमेंट की। हम मेमोरी मैनेजमेंट करते कैसे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स कैसे होती हैं, जिससे हम सी जैसे हम रैम के अंदर की जो मेमोरी है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हमारे रैम में आ सकें। अब दो प्रकार की टेक्निक होती है, एक तो होती है कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम और एक होती है नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम क्या कहती है, मान लो ये तुम्हारा रैम है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है रैम के अंदर, तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट ये कहेगी कि कोई प्रोसेस है, मान लो कोई प्रोसेस है P1, ये पूरा का पूरा आएगा एक साथ ही। ठीक है, ये एज अ होल पूरा प्रोसेस आएगा, ये बीच में खुद टुकड़ों में नहीं टूटेगा, उसमें रैम में जब घुसेगा तो। और दूसरा नॉन कॉन्टिन्यूस क्या कहती है, मान लो ये रैम रैम पड़ी है रैम में, ये नॉन कॉन्टिन्यूस वाला कहेगा कि कोई प्रोसेस है P1, वो आधा यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे रैम में बहुत सारी जगह बनी हुई है, फिर थोड़ा कुछ पार्ट उस प्रोसेस का वो कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट क्या कहती है कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा, वो एक साथ आएगा, टुकड़ों में नहीं टूटेगा रैम में आने पे। पर जो नॉन कॉन्टिन्यूस होती है वो कहता है कि जो जो प्रोसेस है वो टुकड़ों में टूट जाएगा, कि थोड़ा प्रोसेस P1 ऊपर वाली रैम में आएगा, थोड़ा बीच में आएगा और थोड़ा आखिरी में आएगा। ये आपको जब मैं इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जो कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, एंटायर प्रोसेस एंटायर प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ टुकड़े पहले आ रहे हैं, कुछ टुकड़े ऊपर आ रहे हैं रैम में, कुछ बाद में आ रहे हैं। जब भी प्रोसेस आएगा रैम में, तो ये पूरा का पूरा एक साथ ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके ना दो चीजें होती हैं कॉन्टिन्यूस मेमोरी में, या तो फिक्स पार्टीशन होती है या फिर डायनेमिक पार्टीशन होती है। ठीक है, फिक्स पार्टीशन क्या कहता है कि जो रैम है हमारी, हम उसको पहले से ही कुछ फिक्स पार्टीशंस में तोड़ देंगे। हमें पहले से पता होगा कि रैम चार पार्टीशन में टूटी हुई है, एक दो तीन चार, ये कहती है फिक्स पार्टीशंस। और जो दूसरी पार्टीशन आएगी डायनेमिक पार्टीशन, उसमें हम प्रोसेस के हिसाब से रैम में तोड़ेंगे। अब फिक्स पार्टीशन पढ़ते हैं। फिक्स पार्टीशन क्या कहती है, द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फिक्स्ड साइज पार्टीशंस इन इन द फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी स्कीम, या फिर इसको स्टैटिक पार्टीशन भी कहते हैं। ये कहता है कि जो रैम होगी ये पहले से ही फिक्स्ड पार्ट में टूटी होगी। इस वाले केस में, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस वाले केस में चार चार हिस्सों में रैम टूटी हुई है। अगर ये पहले से ही टूटी हुई है तो इसको कह देते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग या फिर स्टैटिक पार्टीशनिंग। अब इनमें एक चीज होगी कि द साइज, इसका साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये वाला रैम का साइज अगर ये 100 MB है, तो ये वाला 150 MB भी हो सकता है। और ईच पार्टीशन कैन होल्ड अ सिंगल प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो एक पार्ट होगा ना, ये पूरा का पूरा एक सिंगल प्रोसेस को होल्ड करेगा। या अगर ये जो एक पार्टीशन है, मान लो ये जो बॉक्स है, पहला बॉक्स है, जो पहला पार्टीशन है, वो सिर्फ एक ही प्रोसेस को होल्ड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर P1 भी प्रोसेस आ जाए, P2 भी आ जाए। सिर्फ एक ही प्रोसेस आएगा इसके अंदर, सिंगल प्रोसेस आएगा। द नंबर ऑफ पार्टीशन डिटरमाइंस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये भी बाद में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं तुम्हें। मान लो ये जो फिक्स पार्टीशन है ना, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। अब रेस्टोरेंट में जब तुम खाना खाने जाते हो तो वहां पे यार टेबल बनी होती हैं। कुछ कुछ की टेबल ऐसी होंगी कि अगर ये टेबल है तो कुछ टेबल्स में दो चेयर लगी होती हैं, और कुछ बड़ी टेबल्स होती हैं जिसमें चार चेयर लगी होती हैं, और कुछ और बड़ी टेबल होती हैं जिसमें छह छह चेयर लगी होती हैं। ठीक है, क्या क्या जब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या तुम टेबल खुद सेट करते हो? ये पहले से सेट करी कराई होती है ना। रेस्टोरेंट में कुछ टेबल्स तो ऐसी होंगी जिसमें दो बंदों की सीटिंग अलाउड होगी, कुछ टेबल्स ऐसी होंगी जिसमें चार बंदे की सीटिंग अलाउड हो सकती है।
कुछ टेबल्स ऐसी होंगी जिसमें 6 बंदे बैठ सकते हैं, ये पहले से फिक्स्ड होती है ना। और ये बताओ कि जब तुम एक टेबल पे बैठते हो, मान लो तुम 4 वाली टेबल पे बैठे, तो तुम्हारी पूरी फैमिली बैठती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि अगर तुम फैमिली में तुम 3 बंदे गए हो, तो जो चौथी चेयर खाली रह गई, उस चेयर पे तुम किसी और को बिठा देते हो? तुम नहीं बिठाते ना। तो मतलब ईच पार्टीशन कैन होल्ड अ सिंगल प्रोसेस। हर पार्टीशन हर पार्टीशन एक सिंगल प्रोसेस को होल्ड कर सकता है। तुम पार्टीशन को ऐसे मान लो कि तुम्हारी टेबल है, तो हर प्रोसेस में हर उसमें सिर्फ एक ही फैमिली आएगी। अगर तुम 3 लोग आए हो, तो जो चौथी सीट होगी वो खाली पड़ी रहेगी। तुम किसी और बंदे को नहीं उठा सकते कि आजा तुम खा ले मेरे साथ बैठ के। ऐसा नहीं करते ना तुम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, एक लास्ट लाइन रह गई थी, द नंबर ऑफ पार्टीशंस डिटरमाइंस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर हम मान लो ये मेरी रैम है और इसमें मैंने 4 ये कर रखे हैं, 4 पार्टीशन कर रखे हैं। तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टीशंस डिटरमाइंस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट सेकंड क्लास में, प्रोसेस मैनेजमेंट की क्लास में, कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये कहती है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम रैम में आ सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजें रैम में आ सकें। पर अगर ये फिक्स्ड पार्टीशन है, मतलब पहले से ही पार्टीशन हो रखे हैं, और हमें पता है कि एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस आएगा, हमें पता है कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगा, तो जितने पार्टीशन होंगे उतने ही प्रोसेस आ सकते हैं। अगर इस केस में अगर 4 पार्टीशन हो रखे हैं, तो मैक्सिमम 4 ही प्रोसेस आ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक तो फिक्स पार्टीशन है कि पहले से पार्टीशन हो रखे हैं, कि 4 पार्टीशन पहले से हो रखे हैं। और हमें ये भी पता है कि एक एक पार्टीशन में सिर्फ एक प्रोसेस ही आ सकता है। ईच पार्टीशन कैन होल्ड एक वन सिंगल प्रोसेस। तो सिंस 4 पार्टीशन हो रखे हैं, तो 4 प्रोसेस ही आ सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो फिक्स पार्टीशन या स्टैटिक पार्टीशनिंग होती है, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी डिटरमाइन करती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है फिक्स पार्टीशनिंग के या फिर स्टैटिक पार्टीशनिंग के। एक तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, कि पहले से पार्टीशनिंग हो रखी है, एक हर प्रोसेस उस वहां पे आ जाएगा, उस प्रोसेस में आ जाएगा। हर प्रोसेस उस फिक्स पार्टीशन वाली जगह पे आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है, इट इज इजी टू मैनेज या डिजाइन। इसको इजीली ये मैनेज कर सकते हैं, इसको इजीली डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है फिक्स्ड पार्टीशनिंग की। डिसएडवांटेज ये है फिक्स्ड पार्टीशनिंग की कि दिस स्कीम सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मतलब आखिरी में जाते जाते तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। बाकी मैं बता देता हूँ कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि मान लो ये तुम्हारा प्रोसेस है, ये तुम्हारा रैम है, और तुमने यहाँ पे 200 एमबी की जगह खाली छोड़ी थी। फिक्स पार्टीशन कर रखा है तुमने, यहाँ पे तुमने पहले से ही फिक्स कर रखा है कि ये 200 एमबी की उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, प्रोसेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। पर तुम्हारा प्रोसेस आया सिर्फ 100 एमबी का, यहाँ पे प्रोसेस आया तुम्हारा 100 एमबी का। तो ये जो खाली जगह बच गई, ये किसी और उसमें यूज हो नहीं सकती, क्योंकि एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है। इसको कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कि जो खाली जगह बच गई, जो वेस्ट जगह बच गई, उसको कह देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। आगे अब पढ़ते हैं। अब देखो यार, मान लो तुम्हारे उसमें ये रैम है तुम्हारी, और सबसे पहले तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे रैम में फिक्स पार्टीशन हो रखे हैं। सबसे पहला पार्टीशन है 200 एमबी का, फिर पार्टीशन है 150 एमबी का, फिर पार्टीशन है 100 एमबी का, फिर पार्टीशन है 50 एमबी का, और फिर पार्टीशन है 70 एमबी का। ठीक है, मान लो तुम्हारी रैम में इतनी जगह थी, इतने इतने के पार्टीशन पहले से हो रखे हैं। अब तुम ये बताओ कि मान लो कोई प्रोसेस आया, कोई ये प्रोसेस है P1, और इसकी वो है, ये ये प, ये करता है, ये 60 एमबी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अगर ये प्रोसेस P1 है, तो ये 60 P1 प्रोसेस 60 एमबी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अब तुम ये बताओ कि ये प्रोसेस कौन सी उसमें जाएगा, ये कैसे डिसाइड होएगा कि ये इस वाले ब्लॉक में जाए, इस वाले में जाए, इस वाले पार्टीशन में जाए, इस वाले में जाए, या इस वाले में जाए। देखो 60 एमबी है, तो 60 एमबी इसमें भी आ सकता है, 200 एमबी वाली जगह में भी 60 एमबी चीज आ सकती है, 150 वाले में भी आ सकती है, 100 वाले में भी आ सकती है, और 70 वाले में भी आ सकती है। इन चारों में कहीं पे भी आ सकता है। पर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो प्रोसेस कौन से वाले उसमें जाए? तो ये डिसाइड होता है, 3 चीजें होती हैं। एक होती है फर्स्ट फिट, एक होती है बेस्ट फिट, और एक होती है वर्स्ट फिट।
एक एक और होती है नेक्स्ट फिट, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये क्या होती है, जो मतलब ये होती है कि मान लो कोई प्रोसेस है और तुम्हें चाहिए कि वो रैम के अंदर कौन सी जगह जाए, वो डिसाइड करने के लिए ये पार्टीशनिंग होती है इनमें। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी जो जो प्रोसेस है वो कौन सी उसमें जाएगा, तो वो डिसाइड करते हैं हम ऐसे। अगर फर्स्ट फिट होगी ना, तो फर्स्ट फिट देखेगा कि फर्स्ट अवेलेबल होल फुलफिल द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट फिट ये देखेगा कि जो पहला उसको अवेलेबल होल दिखेगा जो कि इतना एनफ होगा कि प्रोसेस को ऑक्यूपाई कर सके। अगर तुम्हारा प्रोसेस 60 MB का था और उसमें उसको पहला वो दिख गया 200 MB की खाली स्पेस उसको दिख गई, खाली पार्टीशनिंग उसको दिख गई 200 MB की, तो फर्स्ट फिट क्या बोलेगा कि जहां पे इसको खाली स्पेस दिख जाए, इतनी एनफ खाली स्पेस हो कि इसको ऑक्यूपाई कर ले। 200 MB वाला 60 MB को तो आराम से ऑक्यूपाई कर सकता है, तो वो इसमें चला जाएगा। क्या यहाँ पे 50 MB होता तो क्या वो यहाँ पे घुस सकता था? 60 वाला यहाँ पे नहीं घुस सकता था, फिर वो इससे अगला देखता। अब इसकी वो पढ़ते हैं कि इसका वो देखते हैं कि हमारा प्रोसेस है मान लो 25 KB का, हमारा प्रोसेस है 25 KB का, और यहाँ पे ये रैम बनी पड़ी है तुम्हारी। तो रैम में वो देखेगा फर्स्ट फिट में कि ऐसा पहला कौन सा होल है जो खाली है, जिसमें वो प्रोसेस आ जाए। सबसे पहले तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या 20 KB में 25 KB वाला प्रोसेस आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, ये वाली तो यूज्ड है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। क्या 15 KB में 25 KB वाला प्रोसेस आ सकता है? यहाँ पे भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट वाला भी यूज्ड है। अब देखो ये 40 KB है, 40 KB में 25 KB वाला आ सकता है, तो इस वाले को हम इस वाली पार्टीशनिंग में हम इस वाले प्रोसेस ए को इस वाली पार्टीशनिंग में डाल देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या करती है? बेस्ट फिट देखती है यहाँ से आखिरी तक हर एक को नाप देगी, मतलब हर एक को पहले देखेगी कि बेस्ट जगह कौन सी है। ये चाहती है कि बेस्ट फिट एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। अगर मान लो तुम्हारा प्रोसेस 25 KB का है, तो ये सबसे पहले सारी जगहों को देखेगी। सबसे पहले सारी जगहों को देखेगी और फिर देखेगी कि जो 25 KB के जो बेस्ट, मतलब जो 25 KB के जो सबसे नियरेस्ट वाला होगा ना, उसमें 25 KB वाले प्रोसेस को दे देगी, जिससे सबसे मतलब वेस्टेज कम हो। जैसे पिछले केस में हमने 40 KB वाले में दे दिया था, तो ये जो 15 KB बच गया ये वेस्टेज है, क्योंकि एक एक सेगमेंट एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है। बेस्ट फिट क्या करेगी? बेस्ट फिट ये करेगी कि सबसे छोटा होल देखेगी जो बिग एनफ होगा इस प्रोसेस को घुसाने के लिए। तो ये क्या करेगी? वी सर्च द एंटायर लिस्ट अनलेस अनलेस द लिस्टेड ऑर्डर बाय साइज। हम पूरी लिस्ट को देखेंगे। अगर लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम पूरी लिस्ट को देखेंगे। तो मान लो 25 KB का प्रोसेस घुसाना है हमें, और ये हमारी रैम है, तो रैम में देखो सबसे ऊपर तो आ जाएगा ओएस। क्या 20 KB वाला 25 KB को ऑक्यूपाई कर सकता है? नहीं कर सकता, ये यूज्ड है। क्या 15 KB वाला ब्लॉक, 15 KB वाला पार्टीशन 25 KB को ऑक्यूपाई कर सकता है? नहीं कर सकता, ये यूज्ड है। क्या 40 KB वाला 25 को ऑक्यूपाई कर सकता है? हाँ कर सकता है, पर हम अभी देखेंगे बेस्ट फिट में कि क्या इससे कोई अच्छी जगह है, क्योंकि इसमें 15 की वेस्टेज हो रही है। ये तो यूज्ड है। फिर देखेंगे कि क्या 60 वाला ऑक्यूपाई कर सकता है? 60 वाला भी ऑक्यूपाई कर सकता है, पर इसमें हो रही है 35 की वेस्टेज, क्योंकि 60 में से अगर 25 चले गए जाएंगे तो 35 KB की वेस्टेज रह जाएगी। फिर ये अगला यूज्ड है। फिर हमने लास्ट में हम पहुंच गए, लास्ट में हमने देखा कि 25 KB वाला हमें ब्लॉक मिल गया। हाँ जी, हम इस वाले में ही दे देंगे, क्योंकि इसमें वेस्टेज हो रही है 0 KB की। इसमें वेस्टेज हो रही है 0 KB की, कि ब्लॉक का साइज भी 25 KB ही है, और जो हमने हमारा जो प्रोसेस है वो भी 25 KB का ही है। तो इसलिए हम इसको, मतलब इसलिए हम इस वाले प्रोसेस को लास्ट वाले ब्लॉक में डाल देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी नीचे पढ़ लो। हेयर इन दिस एग्जांपल वी ट्राइवर्स द कंप्लीट लिस्ट। हमने पूरी लिस्ट को ट्राइवर्स किया एंड फाइंड द लास्ट होल 25 KB इज बेस्ट सूटेबल होल फॉर द प्रोसेस ए। जो लास्ट सूटेबल होल है वही बेस्ट सूटेबल होल होता है। जो जो लास्ट सूटेबल होल है वही बेस्ट सूटेबल होल है प्रोसेस ए के ऑक्यूपाई करने के लिए। इन दिस मेथड मेमोरी यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन बेस्ट इसलिए होगी कि मान लो ये सारी ये सारी जगह थी। अब हमने, अगर हम इस वाले 25 KB वाले ब्लॉक को 60 में ऑक्यूपाई 60 KB वाले में रख देते, अगर हम इस वाले ब्लॉक में इस 25 KB को रख देते, तो 35 की वेस्टेज हो जाती। मान लो कोई और ब्लॉक आता जो कि था 60 KB का आता,
तो हम उस 60 केबी वाले ब्लॉक को कहीं पूरी लिस्ट में कहीं रख ही नहीं सकते थे। तो वो प्रोसेस हम रख ही नहीं सकते थे सीपीयू में। तो उससे क्या हुआ, उस प्रोसेस को हम रैम में रख ही नहीं सकते थे, पर हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस रैम में रख सकें ताकि मल्टी प्रोग्रामिंग बनी रहे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बर्स्ट फिट। बर्स्ट फिट क्या कहती है? बर्स्ट इन बर्स्ट फिट एलोकेट लार्जेस्ट स्पेस अवेलेबल होल टू प्रोसेस। ये कहती है कि मैक्सिमम जो अवेलेबल होल है उसको दे दो किसी प्रोसेस को। दिस मेथड प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल। जैसे हमने अब पिछले केस में देखा था कि जो अगर 25 केबी का प्रोसेस करना है तो 25 केबी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है। और उसमें जगह बच रही थी वेस्टेज की, मतलब लेफ्ट ओवर होल की जगह बच रही थी 15 केबी की। फिर यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे जगह बच रही थी 35 केबी की। यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे जगह बच रही थी 0 केबी की। तो वो ये कहता है बर्स्ट फिट ये कहता है कि जो अपना प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को ऐसी जगह रखो जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम होल बने, यहाँ से लेफ्ट ओवर होल मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। यहाँ पे 15 केबी का होल बन रहा था, यहाँ पे 35 केबी का होल बन रहा था, यहाँ पे 0 केबी का होल बन रहा था। तो हम अपने प्रोसेस को ऐसी जगह रखेंगे जहां सबसे बड़ा होल बचे। इसीलिए इसको कहते हैं वर्स्ट फिट, कि सबसे गंदी से गंदी जगह रखना है। अब हम अपने 25 केबी का प्रोसेस को यहाँ रखेंगे वर्स्ट फिट वाले केस में, ताकि 35 केबी का लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल हो। बाकी नीचे पढ़ लेते हैं। हेयर इन एग्जाम्पल प्रोसेस ए इज एलोकेटेड टू लार्जेस्ट अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक दैट इज 60 केबी। इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन इज मेजर इशू इन बर्स्ट फिट। ये इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है बर्स्ट फिट में। इसमें इससे क्या होता है, सबसे मतलब लीस्ट नंबर ऑफ प्रोसेस आ सकते हैं रैम में। अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट नोट है, तुम्हें नोट करना है कि जो अगर तुमसे पूछे कि फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट में से सबसे फास्ट कौन सा होता है, तो यार फर्स्ट फिट होता है सबसे फास्ट। फर्स्ट फिट इज फास्टर देन फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट। क्योंकि हम ना ट्राइवर्स नहीं करते फर्स्ट फिट में, हम देखते हैं कि जहां पे जगह खाली मिली वहीं पे भर दिया। तो इसलिए हमें पूरी लिस्ट में देखना नहीं पड़ता कि फर्स्ट फिट, मतलब पूरी लिस्ट में ट्राइवर्स नहीं करना पड़ता। जोन सी हमें खाली जगह मिलती है वही वही हम भर देते हैं। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट फिट क्या कहता है, जो मिल गई पहले उसे ले लो। जोन सा ब्लॉक खाली मिल गया जो इतना एनफ है कि तुम्हारे प्रोसेस को स्टोर कर सके, उसे उसमें डाल लो। तो ये तो हो गया फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट क्या कहता है, प्रोसेस को मतलब बेस्ट फिट क्या कहता है कि पूरी की पूरी पहले उसमें देखो, पूरी की पूरी रैम में ट्रैवर्स करो, जो वो ऐसी जगह सेलेक्ट करो जो सबसे कम लेफ्ट ओवर होल बचाए। जिसमें सबसे सबसे मतलब जिसमें सबसे कम होल बचे उसको कह देते हैं बेस्ट फिट। और वर्स्ट फिट ये कहता है कि ऐसी जगह प्रोसेस को डालो जानबूझ के कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह वेस्ट जाए, इसको कह देते हैं वर्स्ट फिट। नेक्स्ट एक और होता है बेस्ट वो एक और होता था नेक्स्ट फिट। ये फर्स्ट फिट जैसा ही होता था। नेक्स्ट फिट पता है क्या कहता है? नेक्स्ट फिट ये कहता है कि जहां पे, मैं तुम्हें फर्स्ट फिट वाले में बताता हूँ। नेक्स्ट एक होता है नेक्स्ट फिट। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन ही होते थे, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। पर कभी कभार नेक्स्ट फिट भी पूछ लेता है। नेक्स्ट फिट क्या कहता है? नेक्स्ट फिट ये कहता है कि जहां पे पहला ऑक्यूपाई हो गया, मतलब मान लो अगर तुम्हारा पहला ऑक्यूपाई हुआ यहाँ पे 40 केबी पे, यहाँ पे तुम्हारा पहला ऑक्यूपाई हुआ, तो इससे इससे अब नेक्स्ट देखना है, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे की तरफ ही जाना है और वहां पे देखना है कि बेस्ट कौन सा, मतलब इससे अगला देखना है कि नेक्स्ट कौन सा वो हो सके, ऑक्यूपाई हो सके। मान लो अगर तुम्हारा कोई प्रोसेस चल रहा था जिसमें ये 40 केबी वाला ऑक्यूपाई हो गया और तुम चाहते हो कि बेस्ट फिट के केस में निकालना, तो बेस्ट फिट तो, और तुम चाहते हो कि नेक्स्ट फिट के केस में निकालना, सॉरी मैंने बेस्ट बोल दिया, नेक्स्ट आना था। तो नेक्स्ट फिट ये कहता है कि जहां तक तुमने कर लिया उससे नेक्स्ट देखना है। अगर तुमने 40 वाला देख लिया, अब इससे जो तुमने नेक्स्ट देखोगे ना 25 केबी के प्रोसेस को डालने के लिए, तो तुम नेक्स्ट फिट में इसको वो करोगे कि 40 केबी तक तो हम पहुंच गए थे, अब इससे अगले अगले देखने हैं। इससे ऊपर से ऊपर नहीं देखना, सिर्फ इसके नीचे नीचे की तरफ देखना है। इससे नीचे की तरफ भी ऐसा देखना है कि जो उस प्रोसेस को पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर दे, जो सफिशिएंट लगे पूरा का पूरा उस प्रोसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, उसको कह देते हैं नेक्स्ट फिट। कि यहाँ पे 60 के भी 25 के बी के प्रोसेस को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसलिए यहाँ पे हो गया नेक्स्ट फिट 25 ये 60 के बी वाला। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अपना।
नेक्स्ट है वेरिएबल नेक्स्ट है वेरिएबल और डायनेमिक पार्टीशनिंग। अभी तक हमने पढ़ा स्टैटिक पार्टीशनिंग। स्टैटिक पार्टीशनिंग क्या कहता था? स्टैटिक पार्टीशनिंग ये कहती थी कि मैंने तुम्हें एक रेस्टोरेंट के हिसाब से बताया कि रेस्टोरेंट में तुमने टेबल बुक करी, तो स्टैटिक पार्टीशनिंग ये कहती है कि अगर तुम्हारी ये रैम है तो पहले से ही इसमें मैंने पार्टीशनिंग कर रखी है, कि पहले से ही पार्टीशनिंग कर रखी है, तो वो ये कहती थी कि हर पार्टीशनिंग में सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है। P1 प्रोसेस इसमें आएगा, P2 इसमें आएगा, P3 इसमें आएगा। तो ये कहती है कि इसमें इस टोटल पार्टीशनिंग में 3 ही प्रोसेस आ सकते हैं। जितनी पार्टीशनिंग होगी सिर्फ उतने नंबर ही प्रोसेस आ सकते हैं। और फिक्स पार्टीशनिंग ये कहती है कि पहले से फिक्स कर रखा है कि इसमें 3 पार्टीशनिंग होनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि रेस्टोरेंट का एग्जांपल तुम समझ सकते हो कि रेस्टोरेंट में पहले से टेबल चेयर लगी होती हैं। वो ये कहते हैं कि तुम जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हारे आने के बाद टेबल चेयर सेटअप करें। तो ये हो गया फिक्स्ड पार्टीशनिंग, या इसका दूसरा नाम है स्टैटिक पार्टीशनिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल पार्टीशनिंग या डायनेमिक पार्टीशनिंग। मैं पेन का कलर कर देता हूँ चेंज। अब देखो, डायनेमिक पार्टीशनिंग वाज डिजाइन टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्स्ड पार्टीशनिंग। फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या प्रॉब्लम थी? फिक्स्ड पार्टीशन में ये प्रॉब्लम थी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। मान लो मैंने पहले से फिक्स कर रखे हैं और ये 100 एमबी का वो है, 100 एमबी का ब्लॉक है, पर मेरा प्रोसेस का साइज है 25 एमबी। तो ये जो खाली 75 एमबी की जगह बच गई ना, ये डिसएडवांटेज थी फिक्स्ड पार्टीशनिंग की या फिर स्टैटिक पार्टीशनिंग की। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग क्या करते हैं? ये तो ओवरकम करती है प्रॉब्लम फिक्स पार्टीशनिंग की। इन डायनेमिक पार्टीशनिंग स्कीम, ईच प्रोसेस ऑक्यूपाइज एज ओनली एज मच मेमोरी एज दे रिक्वायर्ड व्हेन लोडेड अ प्रोसेसिंग। मतलब ये जो फिक्स पार्टीशनिंग में तो हम पहले से फिक्स कर रहे थे कि इतनी जगह का एक प्रोसेस होगा, इतनी का एक होगा, इतनी का एक होगा। पर ये जो वेरिएबल या डायनेमिक प्रोसेस वो है ना, इसमें हम पता क्या करते हैं? इसमें हम पहले से नहीं तोड़ के रखते। जैसे जैसे प्रोसेस आएंगे हम वैसे वैसे उसको जगह देते रहेंगे। मान लो कोई प्रोसेस 25 एमबी का आया तो उसको हमने 25 ही एमबी जगह दी, ताकि कोई वेस्टेज ना हो। अगला कोई आया 75 एमबी का, तो हमने उसको 75 एमबी की जगह दी। इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती। जो जो प्रोसेस आता रहेगा उसको उतनी उतनी मेमोरी देते रहेंगे जितनी उसको चाहिए। रिक्वेस्टेड प्रोसेस आर एलोकेटेड मेमोरी until the entire physical memory is exhausted or the remaining space is inefficient to hold the requesting process। ये कह रहा है कि मान लो ये हमारी रैम है और इस रैम का टोटल साइज है 100 एमबी। ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस आया 20 एमबी का, हमने उसको दे दी क्योंकि जगह खाली पड़ी थी। अगला प्रोसेस आया 40 एमबी का, हमने उसको दोबारा जगह दे दी क्योंकि खाली पड़ी थी, क्योंकि अभी तक सिर्फ 60 एमबी ऑक्यूपाई हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस आया 30 एमबी का, हमने उसको जगह दे दी क्योंकि अभी तक 100 - 60, अभी भी 40 एमबी की जगह पड़ी थी, हमने उसको 30 एमबी दे दी। अब 10 एमबी की जगह रह गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस आया जो कि है अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आया वो है 20 एमबी का, पर हमारे पास जगह थी सिर्फ 10 एमबी की। 10 एमबी की जगह रह गई थी। तो क्या वो 20 एमबी वाला प्रोसेस आ सकता है? 20 एमबी वाला प्रोसेस नहीं आ सकता। तो ये कह रहा है कि द रिक्वेस्टेड प्रोसेस आर एलोकेटेड मेमोरी अंटिल द एंटायर फिजिकल मेमोरी इज एग्जॉस्टेड। या तो पूरी की पूरी जगह खत्म हो गई हो, या जो रिमेनिंग स्पेस है जो कि हमारे केस में 10 एमबी था वो इनएफिशिएंट है टू होल्ड द रिक्वेस्टेड प्रोसेस। अगर मेरा प्रोसेस 20 एमबी का है और जगह सिर्फ बची 10 एमबी, तो उस केस में भी वो लोड नहीं हो पाएगा रैम में। In this scheme, partitions are used of variable size। वेरिएबल साइज के partitions यूज होते हैं जितना जिसको चाहिए होता है। एंड द नंबर ऑफ partitions is not defined at system generation time। जब भी हम बनाते हैं तो हम पहले से डिसाइड नहीं करते कि इसको इतना इस मतलब फिक्स पार्टीशन में तो डिसाइड कर लेते थे कि किसको कितनी जगह देनी है, मतलब पहले से फिक्स ब्लॉक बन रखे थे। पर इस वाले केस में वेरिएबल पार्टीशनिंग में या फिर डायनेमिक पार्टीशनिंग में हम ब्लॉक मतलब हम प्रोसेस के हिसाब से देते हैं कि जो प्रोसेस आया उसको मेमोरी में जगह दे दी जितने उसका आया। और जब तक जगह देते रहते हैं, या जब तक या तो पूरी रैम ना भर जाए या इतनी जगह ना रह जाए जिसमें वो प्रोसेस पूरा आ सके। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस है ये, एक तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है। ये इजी टू मैनेज एंड डिजाइन है, और इसमें नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट वो है कि इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती, कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता।
डिसएडवांटेज क्या है? द नंबर ऑफ पार्टीशन इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ सिस्टम जनरेशन, ये तो छोड़ दो। नेक्स्ट, अब मैं तब से फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन बोले जा रहा हूँ। चलो एक पिछले का ना एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हारा ये रैम बना हुआ है, तुम्हारी एक रैम है, मान लो तुम्हारी ये रैम है। अब वेरिएबल पार्टीशनिंग में सबसे पहले मतलब पहले से कोई पार्टीशनिंग तो हो नहीं रखी होगी, ये उसमें करता है साथ के साथ, जैसे जैसे प्रोसेस आते रहेंगे वैसे वैसे पार्टीशनिंग करता है। तो मान लो, और इसका टोटल साइज है, इस रैम का टोटल साइज है 500 MB। अगर इसमें टोटल 500 MB के प्रोसेस आ सकते हैं, 500 MB तक के, ठीक है। मान लो सबसे पहला प्रोसेस आया तुम्हारा, जो P1 प्रोसेस है वो आया तुम्हारा 200 MB का, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस आया, P2 प्रोसेस आया 250 MB का, ठीक है। कितने कितने भर गए प्रोसेस? तुम्हारे प्रोसेस भर गए 450 MB के, और टोटल रैम में जगह थी 500 MB की। अब जब P3 प्रोसेस आया, वो आया 50 MB का। P3 प्रोसेस आया 20 MB का, मान लो कितने हो गया? 250 और 200, 450 तो पहले हो गया था, और 470 हो गया। 470 हो गया, और अभी भी 30 की जगह पड़ी है हमारे पास, 30 का आ सकता है। पर अब चौथा प्रोसेस आने से पहले P2 का काम हो गया, कि P2 कह रहा है भाई मेरा तो एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, अब मैं तो जा रहा हूँ। तो P2 यहाँ से चला गया। P2 बोल रहा है मैं तो जा रहा हूँ। तो P2 को जो 250 जगह मिली थी, यहाँ पे 250 जगह खाली रह गई, और यहाँ पे 30 जगह थी, यहाँ पे 30 MB जगह खाली रह गई। तो अब मान लो कोई नेक्स्ट प्रोसेस आया जो कि है 300 MB का। तो क्या हम उस प्रोसेस को, नेक्स्ट प्रोसेस आया 280 MB का, तो क्या हम इस प्रोसेस को यहाँ रख सकते हैं, रैम में रख सकते हैं? बेशक हमारे पास रैम में जगह हो 250 MB एक तरफ और 30 MB एक तरफ, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। बेशक हमारे पास रैम में जगह हो, एक ये 250 वाला खाली बैठा है और एक 30 वाला खाली बैठा है। बेशक हमारे पास रैम में 280 MB की जगह हो, पर हम फिर भी इस प्रोसेस को नहीं रख सकते उसमें। फिर भी हम इस 280 MB वाले प्रोसेस को यहाँ नहीं रख सकते। क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एक तो पहली चीज ये है कि कि एक तो पहली चीज ये है कि पूरा ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस इकट्ठे आएगा। नॉन कॉन्टिन्यूस अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब पूरा का पूरा ऐसा है। ऐसा नहीं होगा कि P2 प्रोसेस यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा, P2 यहाँ पे थोड़ा सा आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस चीज को क्या पता क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यानी हमारे पास जगह तो पड़ी है 280 MB की, पर हमारे पास वो जगह ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल उसमें जगह हो, कि यहाँ पे 230 पड़ी है, यहाँ पे 250 वहां पड़ी है, 30 यहाँ पे पड़ी है। अगर हमारे पास एक सिंगल में 280 होती तो ठीक था, तो मिल जाता इस प्रोसेस को रैम में जगह। पर पर अब इसको नहीं मिल सकती ना, इसको इसलिए इसको इस चीज को कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये अभी हम पढ़ते हैं। अब देखो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, जब से मैं बोले जा रहा हूँ कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये होता क्या है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन इज डिफाइंड एज व्हेन द प्रोसेस इज लोडेड और एंड रिमूव्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन। जब भी प्रोसेस को लोड करते हैं या फिर उसको रिमूव, या फिर जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए और रिमूव फ्रॉम एग्जीक्यूशन से रिमूव हो जाए, मतलब एग्जीक्यूशन उसका हो जाए, तो वो उसको मेमोरी से जब रिमूव करें, तो वो एक इट क्रिएट्स अ स्मॉल फ्री होल। जैसे हमने पिछले केस में देखा था कि अगर P2 प्रोसेस पूरा हो गया, पहले 250 MB की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो इसने एक खाली होल क्रिएट कर लिया। इस खाली चीज को कहते थे होल, ठीक है। These holes cannot be assigned to a new process because holes are not combined or do not fulfill the memory रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। इन होल्स को हम कंबाइन नहीं कर सकते, कि मान लो यहाँ पे P1 प्रोसेस पड़ा है, यहाँ पे P3 प्रोसेस पड़ा है, और यहाँ पे भी एक 30 MB का होल पड़ा है। हम इन दोनों होल्स को कंबाइन नहीं कर सकते। टू अचीव डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वी मस्ट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मेमोरी एंड फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स। हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस को हम रैम में ले आएं। हम चाहते हैं कि हम इन सब फ्रेगमेंटेशन को, यानी हमें इन सब होल्स को सबसे लीस्ट से लीस्ट करना है, ताकि ये कम से कम होल्स बने, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस हमारे आ सके रैम में। अब देखो यार, दो प्रकार की
वो होती है, दो प्रकार की फ्रेगमेंटेशन होती है। एक तो होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये मैंने तुम्हें बताया था, ये होती थी फिक्स्ड वाले केस में, फिक्स्ड या फिर स्टैटिक पार्टीशनिंग के केस में। ये क्या होती, फिक्स्ड या स्टैटिक पार्टीशनिंग के केस में कैसे होती थी? internal fragmentation occurs when memory blocks are allocated to the process more than the required size। मान लो मैंने फिक्स पार्टीशन में तुम्हें बताया था कि मान लो मेरे पास ये 200 MB का ब्लॉक पड़ा है और मेरा प्रोसेस का साइज है 150 MB। ठीक है, तो जो ये 50 MB का जो ब्लॉक बच गया, मतलब जो इस फिक्स पार्टीशन में जो पहले पार्टीशन का वो था 200 MB और मेरा प्रोसेस का साइज है 150 MB, तो ये जो 50 MB बच गया इसको कह देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर इज अ फिक्स्ड पार्टीशन यूज्ड इन मेमोरी एलोकेशन और एंड डिफरेंट साइज ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के साइज हैं 3 MB। ब्लॉक्स के साइज हैं, ये है 3 MB का, ये है 6 MB का और थर्ड है 7 MB का। नाउ न्यू प्रोसेस ऑफ P4 Now new process of size P4 comes and demands memory block। प्रोसेस P4 मांग रहा है मेमोरी ब्लॉक। रुको एक सेकंड, इट गेट्स मेमोरी ऑफ वन। हाँ, अब देखो, ये कह रहा है अब प्रोसेस आया, एक नया प्रोसेस आया P4 का। हमारे पास जो फिक्स पार्टीशनिंग थी उसके साइज बता दिए कि 3 MB की पार्टीशनिंग है, 6 MB की पार्टीशनिंग है और 7 MB की पार्टीशनिंग है। अब एक प्रोसेस आया P4 नाम से, जो कि वो चाहता है कि 2 MB की स्पेस ऑक्यूपाई करे, 2 MB की वो मेमोरी मांग रहा है। ठीक है, इट अब हम अब हमने ये देखा कि हम इस 2 MB वाले प्रोसेस को हम इनमें से कौन से ब्लॉक में रख सकते हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया। बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट, इन तीनों से देख सकते हैं कि हमें उसको किस में रखना है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब हमने मान लो कि हमने फर्स्ट फिट के हिसाब से रखा इस वाले प्रोसेस को, 2 MB वाले प्रोसेस को, P4 को हमने यहाँ रख दिया। P4 को हमने यहाँ रख दिया, इसने ली 2 MB की स्पेस। तो ये जो 1 MB की स्पेस खाली बच गई, 3 MB का ब्लॉक था, 2 MB की स्पेस P4 ने ऑक्यूपाई कर ली, तो जो 1 MB की स्पेस खाली बच गई ये वेस्ट है। और ये एंड इट कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी अदर प्रोसेस टू, क्योंकि हमें पता है कि एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है स्टैटिक वाले में। पर और हमने 2 MB की स्पेस दी, टोटल 3 MB का ब्लॉक था, तो जो 1 MB की स्पेस बच गई ना, ये किसी काम की नहीं है। इसलिए इसको कह देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है? वैसे तो मैंने भी इसका एग्जांपल तुम्हें दे दिया। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है? वी हैव फ्री मेमोरी ब्लॉक, मतलब हमारे पास वो है, हमारे अभी इसमें कोई पार्टीशनिंग हो नहीं रखी, और हम अभी इसमें कोई पार्टीशनिंग हो नहीं रखी, और इसका 3 प्रोसेस आ रहे हैं। 2 MB का प्रोसेस है, 4 MB का प्रोसेस है और 7 MB का प्रोसेस है। और जो इनको मेमोरी ब्लॉक मिली है ना, हम इसमें भी 3 मेमोरी ब्लॉक पहले से बनी हुई है, 3 MB, 6 MB और 7 MB। ठीक है, तो हमने ये कह रहा है कि हमने जो प्रोसेस वन है 2 MB का, वो तो यहाँ पे रख दिया, 2 MB वाला प्रोसेस यहाँ रख दिया, ये खाली जगह बच गई। फिर 4 MB वाला प्रोसेस यहाँ रख दिया, यहाँ पे 1 MB की खाली जगह यहाँ थी, 2 MB की खाली जगह रह गई यहाँ पे। और फिर जो और क्या है, जो 7 MB वाला प्रोसेस है उसको हमने रख दिया थर्ड पे, ये पूरी का पूरा ऑक्यूपाई हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 MB की खाली जगह रह गई। और मान लो एक और P4 प्रोसेस आया 3 MB का, एंड सपोज अ न्यू प्रोसेस P4 कम्स एंड डिमांड्स 3 MB ऑफ ब्लॉक। हमारे पास बेशक 3 MB की जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे 1 MB की और यहाँ पे 2 MB की, टोटल 3 MB की जगह खाली पड़ी है, पर हम उसको दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो जो मेमोरी स्पेस है ना वो कॉन्टिग्यूस नहीं है। मैंने एक एग्जांपल में तुम्हें बताया था कि मान लो 250 की स्पेस यहाँ पड़ी थी और 30 की स्पेस यहाँ पड़ी थी, तो हमारा प्रोसेस एक और आ गया 280 MB का, पर हम इसको स्पेस नहीं दे सकते। 280 वाले को हम स्पेस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं पड़ी, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ठीक करने का एक तरीका होता है, बोथ बोथ फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। छोड़ दो, टू ओवरकम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंट लाइन है, टू ओवरकम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कॉम्पैक्शन इज यूज।
ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, इसको ठीक करने का एक तरीका होता है कॉम्पैक्शन। वो क्या कहता है कि मान लो जो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि सबसे ऊपर पड़ा है P1 प्रोसेस, फिर यहाँ पे 250 की स्पेस पड़ी है, फिर यहाँ पे पड़ा है P2 फिर यहाँ पे पड़ा है P3 प्रोसेस, और फिर यहाँ पे पड़ी है 30 की स्पेस, और अपना एक प्रोसेस आया P4 जो कि 280 एमबी की स्पेस मांग रहा था। बेशक हमारे पास 280 एमबी पड़े हों, पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। पर कॉम्पैक्शन क्या कहता है? कॉम्पैक्शन ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है P1 और P3 को इकट्ठे कर दो, और ये जो 250 है और 30 को है ये इकट्ठे कर दो, तो ये 280 बन गया, तो इस प्रोसेस को दे दो। ये कहता है कॉम्पैक्शन। इन कॉम्पैक्शन टेक्निक ऑल द फ्री मेमोरी स्पेस कंबाइंस एंड मेक अ वन लार्जर ब्लॉक। ये 250 और 30 को इकट्ठे बना के एक लार्जर ब्लॉक बना दो, सो दिस स्पेस कैन बी यूज्ड बाय अदर प्रोसेस इफेक्टिवली। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। Compaction is a technique to collect all the free memories present in form of fragments into one large chunk। कि जितनी भी खाली खाली स्पेस है, एक 250 की स्पेस है, एक 30 की स्पेस है, दोनों को कंबाइन कर दो और एक ही बना दो उसको कंबाइन करके 280 की, जिससे कोई और प्रोसेस भी आ सके उतने में। इट इट डज दैट बाय मूविंग ऑल द प्रोसेस टूवर्ड्स वन एंड ऑफ मेमोरी। सारे प्रोसेस को एक तरफ भेज दो, और सारी जो फ्री स्पेसेस है उसको एक तरफ भेज दो, सो दैट इट बिकम कॉन्टिन्यूस। मान लो हमारे पास ये था बिफोर कॉम्पैक्शन, यहाँ पे ऑक्यूपाइड स्पेस थी, ये P1 प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, ये फ्री स्पेस पड़ी थी 250 एमबी की, फिर यहाँ पे P3 ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, P4 ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, और ये 30 एमबी की खाली स्पेस पड़ी थी। अब कॉम्पैक्शन क्या कहेगा? कॉम्पैक्शन ये कहेगा कि सारे प्रोसेस को एक तरफ कर दो और सारी फ्री स्पेसिस को एक तरफ कर दो। तो ये क्या करेगा? ये P1, P3 और P4 प्रोसेस को एक साथ कर देगा, और ये जो 250 और 30 है इन दोनों को एक बना देगा। इसको कह देते हैं कॉम्पैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब भी हम बूटिंग करते हैं तो बूटिंग में सबसे पहली चीज क्या उठती है? सबसे पहली चीज आती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या बताती थी? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये बताती थी कि इनपुट आउटपुट या हार्डवेयर को चेक करती थी कि मदरबोर्ड में सारी चीजें सब सही से चल रही है नहीं चल रही। फिर दूसरी चीज क्या चल रही थी? दूसरी चीज चल रही थी बायोस। बायोस क्या कह रही थी? बायोस ये कह रही थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करती है बायोस। ठीक है, अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया रैम में। फिर हमने पढ़ा मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी को हम कह देते हैं रैम। ये क्या करती है? हम चाहते हैं कि सीपीयू कभी भी खाली ना बैठे। सीपीयू की स्पीड होती है बहुत तेज और हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड होती है बहुत धीरे। इनके बीच में गैप ना बना रहे कि सीपीयू तो कर रहा है एक टाइम में 10 प्रोसेस और हार्ड डिस्क सिर्फ 2 ही प्रोसेस को भेज पा रहा है। इसके बीच में इस गैप को कवर करने के लिए रैम का कंसेप्ट आया। रैम क्या कहता है कि ये सीपीयू के बिल्कुल साथ में लगेगी और ये सीपीयू को जल्दी जल्दी प्रोसेस देती रहेगी। अब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस रैम में आ सके, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोसेस को रैम में ले आए। अब मेमोरी में, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टर्म आती है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट दो तरीके से हो सकती है। मेमोरी मैनेजमेंट दो तरीके से ऐसे हो सकती है कि अगर हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेस को हम एक साथ लाएं, कि हम अब मान लो हमारी ये रैम है, अगर ये हमारी रैम है और हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेस को हम P1 को हम इकट्ठे इस P1 के टुकड़े ना करें, पूरा का पूरा प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली आए, तो इसको कह देते हैं हम कॉन्टिन्यूस। और दूसरी चीज दूसरी मेमोरी टेक्निक होती है, मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक होती है नॉन कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या कहता है कि मान लो ये रैम में डिवाइड हो रखी है, तो ये कहता है कि थोड़ा सा प्रोसेस P1 यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा सा प्रोसेस P1 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस P1 यहाँ पे आएगा, नीड्स के अकॉर्डिंग। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मानी जब पूरा का पूरा प्रोसेस P1 एक साथ आएगा। तो हमने इसमें दो चीजें पढ़ी। हमने इसमें दो चीजें क्या पढ़ी? हमने इसमें दो चीजें पढ़ी। एक, या तो पहले से रैम के पहले से पार्टीशन करके बैठ जाओ, फिक्स पार्टीशन कर लो कि इस रैम में 1 2 3 4 5, इस रैम में अगर 5 पार्टीशन है तो वो तुम पहले से पार्टीशन कर लो रैम में। इसको कह देते हैं फिक्स पार्टीशन। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन वो होती है कि मान लो ये ब्लॉक पूरा 200 एमबी का था और तुम्हारा प्रोसेस आया 150 एमबी का, तो ये जो 50 एमबी वेस्ट स्पेस गई इसको कह देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये फिक्स्ड पार्टीशन के केस में रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना वो फिक्स्ड पार्टीशन पढ़ लिया। अगला है डायनेमिक पार्टीशन। फिक्स्ड पार्टीशन को स्टैटिक पार्टीशन कहते थे, अगला पढ़ रहे हैं हम डायनेमिक पार्टीशन। डायनेमिक पार्टीशन क्या कहती है? डायनेमिक पार्टीशन ये कहती है कि पहले से ये जो पहले से तुमने पार्टीशन कर रखे थे ये मत बनाओ। ठीक है, जोन सा प्रोसेस आएगा वो
वैसे वैसे जैसे जैसे प्रोसेस आएगा वो वैसे वैसे रैम में घुसता रहेगा। मान लो टोटल रैम का साइज था 500 MB का, पहला प्रोसेस आया 100 MB का, रैम में घुस गया। दूसरा प्रोसेस आया 200 MB का, वो भी रैम में घुस गया। इसने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करी जितनी इस प्रोसेस को चाहिए थी। टोटल 300 स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है अभी तक अब 200 स्पेस पड़ी है। नेक्स्ट प्रोसेस आया 150 MB का, वो भी रैम में घुस गया क्योंकि 200 स्पेस पड़ी थी। अब अब 50 स्पेस बच गई, 50 MB की स्पेस बच गई। अगर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आया 80 MB का, तो वो इसमें इस वाले में नहीं घुस सकता क्योंकि इतनी खाली स्पेस नहीं है। अब मान लो ये जो 100 MB वाला था, वो वाला इसकी एग्जीक्यूशन हो गई कंप्लीट। ये P1 प्रोसेस था 100 MB वाले का, इसकी एग्जीक्यूशन हो गई कंप्लीट और इसने खाली स्पेस कर ली। मेमोरी मैनेजमेंट या तो स्पेस एलोकेट करता है किसी प्रोसेस को, या उससे खाली स्पेस ले लेता है जब वो प्रोसेस की कंप्लीशन हो जाए। तो यहाँ वाली जब खाली स्पेस बच गई, तो ये 100 MB स्पेस खाली हो गई और यहाँ पे 50 MB स्पेस खाली हो गई। मान लो एक और प्रोसेस आया 150 MB का, तो हम उस 150 MB बेशक हमारे पास स्पेस है खाली, एक 100 MB ऊपर पड़ी है और एक 50 MB नीचे स्पेस पड़ी है, पर फिर भी हम इसको इस 150 वाले को हम नहीं दे सकते स्पेस, क्योंकि वो स्पेस कॉन्टिग्यूस नहीं है। जब भी स्पेस मतलब उल्टी सीधी पड़ी हो कि लगातार ना पड़ी हो, इसको कह देते हैं हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम ठीक कैसे करते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम ठीक करते हैं कॉम्पैक्शन से। कॉम्पैक्शन क्या कहता है कि सारे प्रोसेस को ले जाओ एक तरफ और सारी खाली स्पेस को ले आओ एक तरफ। तो ये क्या करेगा, 200 वाले और 150 वाले प्रोसेस को ले जाएगा एक तरफ, और जो 100 वाली खाली स्पेस होगी और 50 वाली खाली स्पेस होगी, इनको कंबाइन कर देगा और वो इस वाले प्रोसेस को दे देगा ये खाली स्पेस। इससे क्या होगा, इससे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाएगी कि जोन सा प्रोसेस पहले बाहर था वो अब दोबारा अंदर आ गया, इसमें अब आ गया वो रैम के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से TTSB के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये मैंने तुम्हें आज जितना पढ़ाया कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन वाला, वो मैंने सारा बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मेमोरी मैनेजमेंट की नेक्स्ट क्लास में मैंने कॉन्टिन्यूस वाला सारा बता दिया कि जहाँ पे P1 प्रोसेस को इकट्ठे रखते हैं, P1 को तोड़ते नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जिसमें हम P1 को थोड़ा P1 यहाँ पे रखा, थोड़ा P1 प्रोसेस यहाँ पे रखा, थोड़ा P1 यहाँ पे रखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये वाला चीज कि जब हम P1 प्रोसेस को उसको P1 प्रोसेस को तोड़ देते हैं और उसको अलग-अलग जगह रखते हैं। इसमें हम 2 कांसेप्ट पढ़ेंगे, पेजिंग का कांसेप्ट और सेगमेंटेशन का कांसेप्ट। ठीक है? ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इस क्लास में जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं हम वो देख लेते हैं। ये आ रखे हैं 91/20 में। If a memory partitioning of size 80K is allocated to a process of 60K, तो जो 20K बच गई, वही कह रहा है कि 60K कि 80K का ब्लॉक था, 80K का ब्लॉक था और तुमने कोई प्रोसेस आया 60K का, 60K जगह आए, तो ये जो 20K की जगह बच गई इसको क्या कहते हैं? जो 20K की जगह बच गई इसको कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है? ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया। इफ व्हेन देयर इज मेमोरी वेस्टेज विद इन द मेमोरी पार्टीशन इटसेल्फ, जब भी मेमोरी पार्टीशन में मेमोरी की वेस्टेज हो कि 80K की जगह रखी थी और 60K का प्रोसेस आया, तो जो 20K बच गया इसको क्या कहते हैं? इसको भी कह देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ही सवाल पूछता है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेजिंग और सेगमेंटेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Dash is a process of lifting the process from memory and placing it into disk। वो ऐसा वो वो कौन सी चीज है? अभी मैंने ये तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड में ऐसे बता दिया था कि ये हार्ड डिस्क है हमारी और ये हमारी रैम है। वो ये कह रहा है कि जब रैम से एग्जीक्यूशन हो जाए और हम हार्ड डिस्क में दोबारा प्रोसेस को रखें, स्वैपिंग आउट इज अ प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी। अपने मेमोरी से मतलब रैम से जब हम हार्ड डिस्क में भेजते हैं तो इसको कह देते हैं स्वैपिंग आउट, और जब हम हार्ड डिस्क से उसमें लाते हैं, जब हम हार्ड डिस्क से रैम में लाते हैं तो इसको कह देते हैं स्वैपिंग इन। तो इसका आंसर हो गया स्वैपिंग आउट। जब हम अपने रैम से हार्ड डिस्क में भेजते हैं, जब ऐसे भेजते हैं रैम से हार्ड डिस्क में भेजें तो इसको कह देते हैं स्वैपिंग आउट। नेक्स्ट कह रहा है इफ टू नॉन continuous free partition of size A and B are available and the process size C cannot be allocated even when A plus B is greater than C। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? यार ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से बताया था कि मान लो यहाँ पे प्रोसेस P1 है, फिर यहाँ प्रोसेस P2 की 250 जगह खाली पड़ी है, फिर यहाँ पे प्रोसेस P3 है और फिर यहाँ पे 30 MB की दोबारा खाली जगह पड़ी है। ठीक है? पर और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आया 280 MB का। बेशक फ्री स्पेस पड़ी हो 250 MB प्लस 30 MB, 280 MB की फ्री स्पेस पड़ी हो, पर फिर भी हम इस
प्रोसेस जो P4 प्रोसेसर है 280 MB का, फिर भी हम इसको स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि ये स्पेस कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर ये स्पेस कॉन्टिन्यूस होती तो हम दे पाते। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इस प्रॉब्लम को कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम ठीक कर सकते हैं टेक्निक से जिसका नाम है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या कहती है? सारे प्रोसेस को एक तरफ ले जाओ, P1 P3 एक तरफ आ गया और जो खाली स्पेस है उसको एक तरफ ले जाओ। 250 और 30 की खाली स्पेस आ गई तो ये पूरा 280 वाला जो ये P4 है इसको ये वाली स्पेस बन जाएगी और जिससे ये प्रोसेस रैम में आ जाएगा। इस चीज को कह देते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जब हमारे पास खाली स्पेस पड़ी हो पर वो कॉन्टिन्यूस ना हो, इसको कह देते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यानी 280 की स्पेस खाली तो पड़ी थी पर 250 एक तरफ पड़ी थी और 30 एक तरफ पड़ी थी। इतनी इतनी सफिशिएंट स्पेस थी कि प्रोसेस आ सकता था पर वो फिर भी नहीं आ सकता। इसको कह देते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया। थैंक यू यार, यहीं तक था। बाकी तुम्हें इसके साथ दूसरी नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जिसमें हम प्रोसेस P1 को तोड़ देते हैं। इसमें तो हम ये कह रहे थे कि पूरा का पूरा प्रोसेस इकट्ठे आएगा, पूरा का पूरा P1 कॉन्टिन्यूस उसमें आएगा कि P1 टूटेगा नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि उनको उस केस में कैसे मेमोरी को एलोकेट करते हैं। जब हम P1 को कुछ कुछ हिस्सों में तोड़ देते हैं उन केस में हम मेमोरी को कैसे एलोकेट करते हैं। आई होप आपको ये वाली क्लास समझ आ गई होगी। यार ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ट्रिकी टॉपिक था। मेरी कोशिश रही थी यार कि मैं आपको इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में समझा सकूं। अगर आपको ये वाली क्लास दोबारा नहीं समझ आई हो तो आप या तो मुझसे डाउट्स पूछ लेना DM करके, या फिर आप ये वाली क्लास दोबारा देखने की कोशिश करना। बाकी इस वाली क्लास में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छे से पढ़ना। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये कहती है कि हमारे फिक्स पार्टीशन हो रखे हैं पहले से, और फिक्स पार्टीशन मान लो ये फिक्स पार्टीशन 200 MB का फिक्स पार्टीशन हो रखा है और मान लो मेरा प्रोसेस 100 MB का ही आया, तो ये जो खाली जगह बच गई इसको कह देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में मैंने तुम्हें पिछले एग्जांपल से समझा दी, वो 280 MB वाले एग्जांपल से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी थैंक यू यार।